हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हमने जो ज्योग्राफी की जो हमने एमसीक्यू जो सीरीज स्टार्ट की हुई थी, उसी में हमने जो है कुछ क्वेश्चन पढ़ लिए थे। आज हम उसकी जो है आगे कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं और आज के जो हमारे क्वेश्चन हैं ये नदी से संबंधित हैं, झरने से संबंधित हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो एमसीक्यू की जो सीरीज हमारी जो चल रही है ये हमारी कंटिन्यू रहेगी। और आज के जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि तमिलनाडु का जो समुद्री तट है क्या कहलाता है। देखिए, भारत के अंदर जितने भी समुद्री तट हैं इनके बारे में हमें मालूम होना चाहिए कि कौन सा समुद्री तट भारत के कौन से हिस्से पर स्थित है। भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्र के साथ, सागर के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो हम देखते हैं कि भारत में यदि हम भारत के राज्यों की बात करते हैं तो भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो सागर के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। भारत में कितने राज्य हैं जो सागर के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, इनके बारे में मालूम होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि सबसे यहाँ पर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारा एक राज्य आता है जिसका नाम क्या है, गुजरात। क्या नाम है, गुजरात। गुजरात से जस्ट नीचे आते हैं तो इस वाले क्षेत्र में हमारे एक राज्य आता है जिसे हम क्या किस नाम से जानते हैं, महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं, महाराष्ट्र। और यही इसी के जस्ट नीचे एक राज्य, छोटा सा राज्य है जो भारत का सबसे छोटा राज्य, जिसका नाम क्या है, गोवा। गोवा से जस्ट नीचे हम देखते हैं कि यहाँ पर एक नया राज्य आता है जिसका नाम क्या है, कर्नाटक। और कर्नाटक के जस्ट नीचे, कर्नाटक के जस्ट नीचे यहाँ पर एक राज्य आता है जिसका नाम क्या है, केरल। क्या नाम है, केरल राज्य है। केरल राज्य से इधर देखते हैं तो हमारा एक राज्य आता है जिसका नाम क्या है, तमिलनाडु। तमिलनाडु। और तमिलनाडु से जस्ट ऊपर यहाँ पर एक राज्य आता है जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। क्या नाम है, आंध्र प्रदेश राज्य है। और आंध्र प्रदेश राज्य से ऊपर यहाँ पर एक राज्य आता है जिसका नाम है ओडिशा। और ओडिशा से जस्ट ऊपर एक भारत का नया राज्य आता है जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। क्या नाम है, पश्चिम बंगाल। तो भारत के ये वो राज्य है जो सागर के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो हमें सबसे पहले यही मालूम होना चाहिए कि भारत के कितने राज्य हैं जो सागर के साथ अपनी सीमा साझा कर रहे हैं। कौन कौन से राज्य हैं जो सागर के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। तो ये भारत के वो राज्य हैं जो सागर के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। और ये जो सीमा साझा करते हैं तो कौन कौन सी जो है ये सीमा बनाते हैं सागर के साथ। तो हम देखते हैं कि जो गुजरात राज्य है, ये गुजरात राज्य जो सागर के साथ अपनी सीमा साझा करता है, इसे हम बोलते हैं काठियावाड़ का तट। क्या बोलते हैं इसे हम, काठियावाड़ का तट बोलते हैं, काठियावाड़ तट बोलते हैं। महाराष्ट्र और गोवा का जो तट है इसे हम क्या बोलते हैं, कोंकण तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, कोंकण कोस्टल लाइन बोलते हैं, कोंकण तट। कर्नाटक का जो तट है इसे हम कनारा का तट बोलते हैं, कनारा का तट इसी को कहा जाता है, कनारा का तट, या फिर इसे मंगलोर का तट भी बोल देते हैं। केरल का जो तट है इसे हम बोलते हैं मालाबार का तट, मालाबार का तट। तमिलनाडु का जो तट है इसे हम बोलते हैं कोरोमंडल का तट, कोरोमंडल का तट इसे कहा जाता है। आंध्र प्रदेश का जो तट है इसे बोलते हैं गोलकुंडा का तट, गोलकुंडा तट इसे कहा जाता है। ओडिशा के तट को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं उत्कल तट, उत्कल तट कहा जाता है। और पश्चिम बंगाल का जो तट है और ओडिशा का जो तट है इसे हम बोलते हैं उत्तरी सरकार का तट। क्या बोलते हैं इसे, उत्तरी सरकार का तट बोलते हैं। तो ये भारत के वो राज्य हैं जो सागर के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। और ये जो सीमा साझा कर रहे हैं इन सीमा को हम किस किस नाम से जानते हैं। तो ये 9 राज्य आपके सामने हैं जो सागर के साथ सीमा साझा करते हैं, जिनमें से सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य जो है कौन सा हो जाता है, गुजरात राज्य हो जाता है। और दक्षिण भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा हो जाएगा आपका, आप देखेंगे दक्षिण भारत के अंदर तो कौन सा हो जाता है आपका, आंध्र प्रदेश हो जाता है। और दूसरे नंबर पर तमिलनाडु आता है। तो तमिलनाडु का जो समुद्री तट है वो क्या कहलाता है, कोरोमंडल तट कहलाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। मालाबार का तट कौन सा राज्य बना रहा है, केरल। कौन सा राज्य बनाता है, केरल। और कोंकण का जो तट है वो कौन सा राज्य बना रहा है, गोवा बना रहा है। कौन सा बना रहा है,
गोवा। और सरकार, उत्तरी सरकार का जो तट है वो कौन कौन से राज्य बनाते हैं, यह है ओडिशा और पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल का जो समुद्री तट है इसे हम क्या बोलते हैं, उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। तो ये जितने भी तटीय क्षेत्र हैं ये आपको याद होने चाहिए, इनके क्रम भी याद होने चाहिए। एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा, इनका क्रम भी पूछ लेगा, बोलेगा कि पश्चिमी घाट में भारत के कितने राज्य हैं, पूर्वी घाट पर भारत के कितने राज्य हैं। तो यहाँ से आपके इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि भारत के कौन से राज्य हैं जो सागर के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, भारत के कौन से राज्य हैं जो सागर के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं, या फिर भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जो किसी दूसरे देश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, या भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो ना तो किसी दूसरे देश के साथ सीमा साझा करते हैं और ना ही सागर के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कोरी क्रीक। कोरी क्रीक कहां पर स्थित है? तो जब हम कोरी क्रीक के बारे में पढ़ते हैं कि कोरी क्रीक कहां पर स्थित है, कोरी क्रीक कहां स्थित है, कोरी क्रीक कहां पर स्थित है? देखिए कच्छ की खाड़ी में स्थित है, खंबात की खाड़ी में स्थित है, कच्छ के लेटी रण में स्थित है, या कच्छ के रण में स्थित है। देखिए कोरी क्रीक, सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि क्रीक हम बोलते किसको हैं। तो आप देखते होंगे कि क्रीक हम उसको बोलते हैं जहां पर देखिए ये जमीन का टुकड़ा है, ये वाला जो हिस्सा है ये जमीन है, ये क्या है, जमीन है। और आप इसको देखते हो ये सागर है, ये क्या है, सागर है। यानी सागर का जहां पर जो हिस्सा जमीन के अंदर धंसा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रीक बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रीक बोलते हैं। ठीक है, और जहां पर जो है जमीन का हिस्सा सागर के अंदर धंसा होता है, जैसे ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर ये सब सागर है, ये वाला क्षेत्र है, जहां पर जमीन का हिस्सा सागर में धंसा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे हम कैप बोलते हैं। और जहां पर सागर का हिस्सा जमीन में धंस रहा होता है उसे हम क्रीक बोलते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर कोरी क्रीक है, सर क्रीक है, तो ये आप देखोगे ये सब कहां पर है, कच्छ के रण में स्थित है। कहां पर स्थित है, गुजरात राज्य के कच्छ के रण में स्थित है। और यही कच्छ का जो रण है ये भारत का एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, भारत का नेशनल पार्क भी है। कच्छ के रण को यदि आप देखते हो तो कच्छ का जो रण है एक डिजर्ट है और भारत के अंदर ये एक दलदली मरुस्थल है। और यही मरुस्थल जो है ये दलदल ना होकर रेतीला होता है रेगिस्तान के अंदर, इसे हम थार का मरुस्थल बोलते हैं, जो कि भारत का एक गर्म मरुस्थल है। ठीक है, तो कच्छ का रण क्या हो जाएगा, ये कोरी क्रीक कहां पर स्थित हो जाएगा, गुजरात राज्य में कच्छ के रण में स्थित है। यहीं पर कोरी क्रीक स्थित है, यहीं पर सर क्रीक स्थित है, जिसको लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है, विवाद है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होता है हमारा कि भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। अभी मैंने आपको बताया था कि तटरेखा का मतलब क्या होता है कि भारत के ऐसे राज्य जो सागर के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, अपनी तटीय सीमा बनाते हैं। तो भारत का जो सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य हो जाता है वो कौन सा हो जाता है, गुजरात राज्य हो जाता है। कौन सा हो जाता है, गुजरात राज्य भारत का एक ऐसा राज्य है जो सागर के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। और उसके बाद हम पढ़ते हैं आंध्र प्रदेश जो है प्रायद्वीपीय भारत का सबसे लंबा राज्य है जो सागर के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत में यानी दक्षिण भारत में सबसे लंबी सीमा तय करने वाला राज्य कौन सा आता है, तमिलनाडु राज्य आता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गुजरात राज्य है जो भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। देखो अभी मैंने आपको बताया था कि भारत के अंदर जब आप प्रायद्वीपीय भारतीय क्षेत्र को पढ़ते हो तो जब आप इस प्रायद्वीपीय क्षेत्र को, भारत के इस प्रायद्वीपीय क्षेत्र वाले हिस्से को पढ़ोगे, इसको जानोगे, तो यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर भारत के कौन कौन से राज्य स्थित हैं। ये भारत का जो है ये कौन सा स्थित है, ये पूर्वी घाट है, ये पूर्वी तट है, इसे बोलते हैं। और ये कौन सा तट है, आपका पश्चिमी तट है, इसे हम पश्चिमी घाट बोलते हैं। तो आप देखोगे इस वाले क्षेत्र में पूर्वी घाट है, इस वाले क्षेत्र में क्या है, ये आपका पश्चिमी घाट है। तो भारत के कौन कौन से राज्य हैं या फिर कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो पूर्वी घाट में स्थित है, जो पश्चिमी घाट में स्थित है। तो आप देखोगे जो दमन है यहाँ पर आता है, दमन आपका इस वाले क्षेत्र में यहाँ पर दमन आता है, तो ये पश्चिमी घाट में स्थित हो जाता है। और यहाँ पर पूछा है कि पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। क्वेश्चन को पहले आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, उसके बाद आपको अपना आंसर लगाना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बहुत से बच्चे क्या करेंगे, बस इतना पढ़ेंगे पश्चिमी तट पर और उसके बाद सीधा क्या लगा देंगे, ऑप्शन देखेंगे, जो भी सामने आएगा उसे टिक कर देंगे। लेकिन आपको क्वेश्चन को पहले पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नहीं है या है।
तो ध्यान रखिए पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है तो हम देखेंगे क्या नहीं है। देखो दमन पश्चिमी तट पर स्थित है, जंजीरा आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, पश्चिमी तट पर स्थित है। रत्नागिरी आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, ये भी कहां पर स्थित है, यह भी पश्चिमी तट पर स्थित है रत्नागिरी। इसके बाद देखते हैं जो कराईकल है, ये कराईकल वाला जो क्षेत्र है, ये कराईकल वाला क्षेत्र कहां पर स्थित है, ये जो कराईकल वाला क्षेत्र स्थित है ये कहां पर स्थित है, ये कराईकल वाला क्षेत्र आपका जो है कहां पर मिलेगा, ये पुडुचेरी का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, ये पुडुचेरी का हिस्सा है कराईकल क्षेत्र, और ये आपको जो है तमिलनाडु राज्य के अंदर देखने को मिलता है। तो पुडुचेरी भारत का एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश राज्य है जिसमें कितने जिले हैं, 4 जिले हैं, लेकिन 4 जिलों की सीमाएं आपस में नहीं लगती है। ठीक है, तो माहे वाला जो क्षेत्र है वो कहां पर स्थित है, माहे वाला क्षेत्र आपको केरल में मिलेगा, पुडुचेरी वाला क्षेत्र आपको कहां मिलेगा, तमिलनाडु में मिलेगा, और कराईकल वाला क्षेत्र भी आपको तमिलनाडु में मिलेगा। इससे ऊपर जब हम जाते हैं आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर, तो वहां पर आपको इसका जो है चौथा राज्य मिलेगा, चौथा जिला मिलेगा, जिसका नाम क्या है, यनम। क्या नाम है, यनाम। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कराईकल भारत का पश्चिमी तट पर स्थित ना होकर ये पूर्वी तट पर स्थित है, और ये कहां पर स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है हमारा कि अंडमान और निकोबार का सर्वोच्च शिखर जो है क्या नाम है, पलायन शिखर, जिसे हम सैडल पीक भी बोलते हैं। तो अंडमान निकोबार में जब आप जाते हो तो सबसे ऊपर यहाँ पर आपको उत्तरी अंडमान मिलता है। उसके बाद आप देखते हो कि यहाँ पर आपको जो है दक्षिणी मध्य अंडमान मिलता है, फिर दक्षिणी अंडमान मिलता है, उसके बाद आपको लघु अंडमान मिलेगा, उसके बाद आपको कार निकोबार मिलेगा, उसके बाद आपको ग्रेट निकोबार मिलेगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम सैडल पीक है, और ये कौन से अंडमान में पाई जाती है, कौन से अंडमान में स्थित है, ये है यहाँ पर जो है उत्तरी अंडमान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, उत्तरी अंडमान में स्थित है। और देखते हैं कि जो उत्तरी अंडमान में स्थित है ये अंडमान की भी सबसे ऊंची चोटी है और निकोबार की भी सबसे ऊंची चोटी है। और लेकिन यदि हम आपसे अलग अलग पूछे कि भाई निकोबार की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो ध्यान रखेंगे निकोबार की जो है माउंट बुलियार जो है निकोबार की अलग चोटी हो जाती है, जो कि निकोबार में स्थित है। दूसरा है भारत के अंदर आपके जो ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो है, और भारत का जो सुसुप्त यानी डोरमेंट वोल्केनो है, ये दोनों वोल्केनो आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। बैरन जो है ज्वालामुखी भी और नारकोडम ज्वालामुखी भी, ये दोनों कहाँ पर स्थित है, अंडमान निकोबार में स्थित है। और लास्ट वीडियो में हमने ये भी बताया था कि 10 डिग्री चैनल यहाँ से गुजरता है, जो लघु अंडमान को किससे अलग करता है, कार निकोबार से अलग करता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि अंडमान और निकोबार का सर्वोच्च शिखर जो है सैडल पीक, जिसे हम किसके नाम से भी जानते हैं, पलियान शिखर के नाम से भी जानते हैं, ये कहां पर स्थित है, ये है उत्तरी अंडमान में स्थित है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसी कैप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। कैप कोमोरिन के नाम से जानते हैं, मैंने भी आपको बताया था कि क्रिक हम किसको बोलते हैं, कैप हम किसको बोलते हैं, जहां पर सागर का हिस्सा जमीन के अंदर धस रहा होता है उसे हम क्रिक बोलते हैं, और जहां पर जमीन का हिस्सा सागर के अंदर धस रहा होता है उसे हम कैप बोलते हैं। तो कैप कोमोरिन वाला जो हिस्सा है, ये आप देखोगे भारत का ये वाला क्षेत्र, भारत का दक्षिण वाला क्षेत्र, जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला जो हिस्सा है भारत का, ये किसके अंदर धस रहा है, ये सागर के अंदर धस रहा है। आप देखोगे यहाँ पर अरब सागर है, यहाँ पर अरब सागर है, यहाँ पर देखोगे यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, और बंगाल की खाड़ी है यहाँ पर, और इसके जस्ट नीचे आप पढ़ते हो यहाँ पर आपका हिंद महासागर है। कौन सा महासागर है, हिंद महासागर है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा सागर के अंदर धसा हुआ है, इसे हम क्या बोलते हैं, कैप बोलते हैं। और यहाँ पर तमिलनाडु में जो है कोमोरिन नामक एक स्थान है कन्याकुमारी में, जिसे हम कैप कोमोरिन के नाम से जानते हैं। और कैप कोमोरिन को यदि हम देखेंगे तो ये भारत का जो है मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण वाला बिंदु भी है, जो कि कितने डिग्री, यह 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। कितने डिग्री कितने मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट जो है उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। और ये भारत का दक्षिणी जो है क्या है, भारत का मुख्य भूमि का दक्षिण वाला बिंदु भी है, और ये कहां पर स्थित है, कन्याकुमारी में स्थित है। और कन्याकुमारी है कहां, तमिलनाडु राज्य के अंदर स्थित है। तो ध्यान रखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। देखिए विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये कौन सा है। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके ज्यादातर जो है एग्जाम के अंदर रिपीट होते रहते हैं। ठीक, तो विश्व का सबसे बड़ा जो है भूमि वाला द्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, ये आपको याद होना चाहिए। तो ग्रीनलैंड को हम पढ़ते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है, सबसे बड़ा द्वीप है। लेकिन ऐसा कौन सा द्वीप है जो नदी के द्वारा बनाया जाता हो और विश्व का सबसे बड़ा हो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो कौन सी नदी बनाती है। देखो आपको मालूम होना चाहिए विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन से देश में स्थित है,
भारत में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? भारत में स्थित है। और भारत के कौन से राज्य में स्थित है ये असम राज्य में स्थित है। ये भारत के कौन से राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है। तो असम राज्य के अंदर आप देखोगे दो रिवर यहाँ पर फ्लो करती है, एक ब्रह्मपुत्र नदी, क्योंकि ब्रह्मपुत्र का नाम ब्रह्मपुत्री असम राज्य के अंदर आकर पड़ता है, और दूसरी नदी यहाँ पर है माजुली नदी। ये दोनों नदियां मिलकर यहाँ पर जो है माजुली आइलैंड का निर्माण करती है, माजुली द्वीप का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? माजुली द्वीप। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है। जिसे कौन सी नदी बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। कहां पर बनाती है? असम राज्य के अंदर बनाती है। कहां पर बनाती है? असम राज्य के अंदर बनाती है। और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा जो है रिवर आइलैंड जो है इसका जो निर्माण किया जाता है। तो ये आपको याद रहेगा, असम राज्य में है। और कहां पर है? ये भारत में स्थित है। दूसरा आप देखोगे कि इसी माजुली नदी के किनारे असम राज्य के अंदर एक मंदिर भी स्थित है जिसका नाम है कामाख्या मंदिर, जहां पर अंबुबाची मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? अंबुबाची मेला लगता है। कहां पर? असम राज्य के अंदर। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी जो है द्वीप है वो कौन सी नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मपुत्र कहां पड़ता है? असम राज्य के अंदर पड़ता है। ठीक है, इसके बाद हमारा ये अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन आपका जो है आयोग ने पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इसलिए मैंने क्वेश्चन को जो है आपकी सुधार में रखा है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आज के समय में पूछे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। क्योंकि देखो हमें क्वेश्चन तो जब हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन को हम जब सोल्व करते हैं, तो सबसे पहले तो हमारा टॉपिक जो हम कर रहे हैं वो हमारा क्लियर होना चाहिए। और जिस बच्चे ने इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, मणिपुर राज्य में जो यहाँ पर जो लोकटक लेक है इसका अच्छे बारे में पढ़ा होगा, तो इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर लेगा कि उससे हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद से बंद अपार्टन और सड़ी वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं, और इन द्वीपों को क्या कहते हैं? यानी आप देखोगे कि मणिपुर में जब आप जाओगे तो मणिपुर में आपको एक लेक मिलती है जिसका नाम है लोकटक झील, और इसी लोकटक झील में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या है? केबुल लैमजाओ। और यही केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क जो है किसके लिए? डांसिंग डियर के लिए, यानी संगाई के लिए प्रसिद्ध है। संगाई फेस्टिवल भी मनाते हैं मणिपुर के अंदर इसी के उपलक्ष्य में। तो ध्यान रखेंगे, तो मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद से बंद अपार्टमेंट और सड़ी हुई वनस्पति के तैरते हुए द्वीप पर बने हुए मकानों में रहते हैं, और इन द्वीपों को हम क्या कहते हैं? इन द्वीपों को किसके नाम से जाना जाता है? इन द्वीपों को हुमाडीस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हुमाडीस के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिए, मणिपुर में जो यहाँ पर एक लेक है जिसका नाम है लोकटक झील। क्या नाम है? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कौन सी झील है? लोकटक झील है। और इसी लोकटक झील में विश्व का तैरता हुआ नेशनल पार्क, कौन सा नेशनल पार्क है? तैरता हुआ यहाँ पर क्या है? नेशनल पार्क है। और ये जो तैरता हुआ नेशनल पार्क है यहाँ पर, इसी को हम किस नाम से जानते हैं? इसी को हम जानते हैं केबुल लैमजाओ। ठीक है, ध्यान रखेंगे, केबुल लैमजाओ के नाम से इसे हम जानते हैं। और ये कहाँ पर स्थित है? ये है ये कहाँ पर स्थित है? मणिपुर राज्य के अंदर स्थित है, लोकटक झील में स्थित है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर कौन सा जानवर पाया जाता है? यहाँ पर डांसिंग डियर, यानी यहाँ पर क्या पाया जाता है? संगाई। क्या पाया जाता है? संगाई जो है एक जो है हिरण की प्रजाति होती है, ये हिरण की प्रजाति यहीं पर पाई जाती है। और संगाई फेस्टिवल भी मनाते हैं यहाँ पर, संगाई त्योहार भी मनाते हैं, ध्यान रखेंगे। और संगाई त्योहार जो फेस्टिवल मनाया जाता है वो कहाँ पर मनाया जाता है? मणिपुर राज्य के अंदर मनाया जाता है। देखो, इन क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी देता हुआ चलूंगा जो आपके एग्जाम से संबंधित है। और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनका आपको बहुत अच्छी तरीके से क्या करना पड़ेगा? रिवीजन करना पड़ेगा, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद ही आप इनका क्या दे सकते हैं? आंसर जो है यहाँ पर बड़े आराम से इनका आंसर आप दे सकते हैं। और दूसरा आपको एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि जो भारत के अंदर जो पोलो गेम जो खेला जाता है, पोलो, इसी का जनक कौन से राज्य को कहा जाता है? मणिपुर राज्य को कहा जाता है। किसको कहते हैं? मणिपुर राज्य को पोलो गेम का जो है क्या कहा जाता है? जनक भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी जो है उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है? नर्मदा घाटी कहाँ से होकर बहती है, कहाँ से निकलती है? ये क्वेश्चन कीजिए, पढ़िए इसको आराम से। ठीक है, पढ़ लिया। नर्मदा घाटी उदाहरण है। देखो, मैंने आपको बताया था कि भारत के अंदर जो है रिफ्ट वैली है, ब्रंश घाटी है, और यहाँ से भारत की दो प्रसिद्ध नदियां हैं जो ब्रंश घाटी से होकर जाती हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो नर्मदा नदी है, एक ताप्ती नदी है।
नर्मदा नदी निकलती कहाँ से है? मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से जो है यहाँ पर आप देखोगे नर्मदा नदी निकलती है, और यहीं से सोन नदी भी निकलती है जो कि गंगा की सहायक नदी है। लेकिन नर्मदा नदी को यदि आप देखोगे तो नर्मदा नदी यहाँ से निकलती है, और धुआंधार जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर में जो स्थित धुआंधार जलप्रपात है वो कहाँ पर स्थित है? वो इसी नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, इसी पर आपको जो है कोचिकल वाटरफॉल्स भी देखने को मिलेगा। तो ये कहाँ से होकर जाती है? ये ब्रंश घाटी से होकर बहती है। कहाँ से होकर बहती है? ब्रंश घाटी से होकर बहती है, और मध्य भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, मध्य भारत की सबसे लंबी नदी जो ब्रंश घाटी से होकर जाती है वो कौन सी नदी हो जाएगी? वह नदी हो जाएगी नर्मदा नदी, और यह अरब सागर में जाकर क्या बनाती है? अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, सरदार सरोवर बांध इसी नदी पर स्थित है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद है कि निम्न हिमनदों में से कौन सा जो है उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में अवस्थित है? उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में अवस्थित। उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र को जब आप पढ़ते हैं तो उत्तराखंड में आप दो क्षेत्र पढ़ेंगे, कुमायूं और गढ़वाल। तो गढ़वाल क्षेत्र और कुमायूं क्षेत्र में, तो यदि हम कुमायूं क्षेत्र की पढ़ें तो कुमायूं क्षेत्र में सबसे ऊंची जो चोटी है, सबसे ऊंचा जो ग्लेशियर है वो कौन सा है? मिलाप ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है? मिलाप ग्लेशियर है उत्तराखंड राज्य के अंदर। और इसी मिलाप ग्लेशियर से हम देखते हैं कि एक बहुत प्रसिद्ध नदी बहती है जिसका नाम क्या है? सरयू नदी है। काली नदी के नाम से इसको हम जानते हैं, शारदा नदी के नाम से इसको हम जानते हैं। और यही नदी आगे चलकर उत्तर प्रदेश राज्य के बाराबंकी में घाघर नदी में आकर मिल जाती है, और यही घाघरा नदी आगे चलकर किस में? छपरा में गंगा में जाकर मिल जाती है। तो ये आपको याद रखना है कि उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में जो अवस्थित है ये कौन सा ग्लेशियर हो जाएगा? यहाँ पर मिलाप ग्लेशियर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? मिलाप ग्लेशियर। और यहीं से कौन सी नदी का उद्गम होता है? काली नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का उद्गम होता है? काली नदी का। तो आपने पीछे न्यूज में भी पढ़ा होगा, लॉकडाउन के समय में पढ़ा होगा कि यहाँ से भारत और नेपाल के बीच जो है क्षेत्र को लेकर, काला पानी के क्षेत्र को लेकर काफी विवाद रहा था। तो भारत और नेपाल के बीच जो काला पानी का क्षेत्र को लेकर विवाद रहा था वो इसी काली नदी पर स्थित है और उत्तराखंड राज्य के अंदर स्थित है। तो ध्यान रखेंगे कि कौन सा उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में अवस्थित है? मिलाप हो जाएगा। ठीक है, इस पर जो है आप देखोगे हिस्पर ग्लेशियर है, ये किसका हिस्सा है? ये काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है। ठीक है, इस पर देखोगे जैमू ग्लेशियर को देखोगे तो ये कहां पर स्थित है? जैमू ग्लेशियर सिक्किम में स्थित है। यहाँ से तीस्ता नदी का उद्गम होता है। कौन सी निकलती है? जैमू ग्लेशियर से तीस्ता नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नदी एवं सम्मिलित नहीं है? यानी देखो एक तरफ तो आपको वाटरफॉल्स दे रखा है, एक तरफ दे रखी है नदी। ठीक है, तो देखो हुंडुरु जो जलप्रपात है ये सोनरेखा नदी पर स्थित है, और ये कहां पर स्थित है? झारखंड राज्य के अंदर स्थित है। जोन्हा जो है ये कौन सी नदी पर स्थित है? राहु नदी पर स्थित है। दसों कौन सी नदी पर स्थित है? ये कांची नदी पर स्थित है। और इसके बाद देखिए आपको दे रखा है लोध, जो कि बरकार जो है बराकर नदी है। बरकार नहीं, ये कौन सी नदी है? ये बराकर नदी है। ठीक है, लोध जो है ये बराकर नदी पर नहीं स्थित है। ये लोध जो जलप्रपात है ये कौन सी नदी पर स्थित है? यह लोध जो जलप्रपात है यह बिरहा नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? यह बिरहा नदी पर स्थित है, ध्यान रखेंगे। तो ये बिरहा नदी पर स्थित है लोध वाटरफॉल्स। तो ये वाटरफॉल्स भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन सा वाटरफॉल्स कौन सी नदी पर स्थित है। ठीक है, कौन सा बांध कौन सी नदी पर स्थित है। तो ये भी आपके लिए क्या हो जाएगा? इंपोर्टेंट हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन सा झरना है? आपको इसमें से पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़े कि वो सर्वाधिक ऊंचाई पर से जो है झरना कौन सा है। तो इसमें जो एक झरना आपको दे रखा है बरची पानी झरना। आपको ये भी मालूम होनी चाहिए कि वाटरफॉल्स कौन कौन से राज्य के अंदर स्थित हैं। तो बरची पानी झरना ये कहाँ पर स्थित है? ये ओडिशा राज्य के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये ओडिशा राज्य के अंदर स्थित है बरची पानी झरना। मीनमाटी झरना कहाँ पर स्थित है? ये केरल के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये केरल राज्य के अंदर स्थित है। इसके बाद जोग जलप्रपात है ये कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है। और कुंचिकल झरना भी कहाँ पर स्थित है? ये कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है। तो इनमें से जो सबसे ऊंचा झरना जो है वो कौन सा है? देखो बच्चा जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है वो जोग जलप्रपात में और कुंचिकल जलप्रपात को लेकर कंफ्यूज हो जाता है। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, कुंचिकल जलप्रपात यदि आप देखोगे इसकी हाइट पढ़ोगे तो 1493 जो है फीट की ऊंचाई से जो है ये यहाँ पर जो है इसकी ऊंचाई 1493 फीट जो है इसकी ऊंचाई है कुंचिकल जलप्रपात। और जोग जलप्रपात की यदि आपको ऊंचाई पढ़नी है तो ये कितनी है? 829। कितनी है इसकी? 829 फीट इसकी ऊंचाई है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सर्वाधिक ऊंचाई वाला, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नहीं, सर्वाधिक ऊंचाई वाला, तो सर्वाधिक ऊंचाई वाला जो झरना है वो कौन सा हो जाएगा? आपका कुंचिकल झरना हो जाएगा। कुंचिकल जलप्रपात जो कि कौन से राज्य के अंदर स्थित है? कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है। कौन से राज्य के अंदर स्थित है? ये कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा
भारत की किस राज्य में फुलर झील स्थित है? कौन सा भारत का वो राज्य है जहाँ पर फुलर झील स्थित है? देखो, भारत में किस राज्य के अंदर कौन सी झील है ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि झील से भी आपके किसी ना किसी एग्जाम में आप एसएससी का पेपर देते हैं, आप CHSL, MTS, SSC, CGL का पेपर देंगे, CPO का पेपर देंगे, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित, लोक सेवा आयोग से संबंधित आप पेपर देते हैं, वहां पर आपसे एक क्वेश्चन झील से क्वेश्चन जरूर आता है कि यह झील निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है या कहाँ पर स्थित है, किस नदी पर स्थित है। तो आपको झील के बारे में मालूम होना चाहिए। तो फुलर झील बहुत प्रसिद्ध झील है और फुलर झील यह कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। और ये किस लिए जानी जाती है फुलर झील? ये इसी फुलर झील को हम गोमत ताल झील भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम गोमत ताल लेक भी बोलते हैं, गोमत ताल झील भी बोलते हैं। ध्यान रखें, गोमत ताल झील भी हम इसको बोलते हैं। और यहीं से कौन सी नदी निकलती है? गोमती नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? गोमती नदी। उत्तर प्रदेश राज्य की जो प्रशासनिक कैपिटल है, जिसे आप लखनऊ के नाम से जानते हैं, यही प्रशासनिक कैपिटल इसी गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। दूसरा है, यह गोमती नदी गंगा की सहायक नदी है और यह फुलर झील उत्तर प्रदेश राज्य के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कहां पर स्थित है? पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और ये पीलीभीत जो जिला है उत्तर प्रदेश राज्य का, ये एक ऐसा जिला है, यह किसके साथ? यह अपनी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है, किसके साथ? नेपाल के साथ। और अपनी एक जो है राज्य सीमा भी साझा करता है। ये किसके साथ राज्य सीमा साझा कर रहा होता है? यह उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश राज्य का ऐसा जिला है। तो फुलर झील जो स्थित है, ये कहां पर स्थित है? ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कहां पर स्थित है? ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और यहीं से जो कौन सी नदी निकलती है? यहीं से गोमती नदी निकलती है। यह गोमती नदी गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो किसी मैदानी क्षेत्र या दलदली क्षेत्र से निकल कर आती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि फूलों की घाटी अवस्थित है। देखो, फूलों की घाटी किसे बोलते हैं? फूलों उद्यान किसे बोलते हैं? फलों की घाटी किसे बोलते हैं? ट्यूलिप जो है उद्यान कहाँ पर स्थित है, ये आपको मालूम होना चाहिए। देखो, बार बार पढ़ने से चीज़ों को, बार बार उनका रिवीजन करने से चीज़ें बेहतर होती हैं। बहुत से बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज आते हैं कि सर हमारे तो कुछ याद नहीं होता, हम तो बहुत सारी चीज़ें को याद करते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं। याद करने का सबसे आसान तरीका है, सबसे बेहतर तरीका मेरे बच्चे यही है कि आप जिस भी टॉपिक को पढ़ रहे हो, एक बार उस टॉपिक को पढ़ने के बाद, उसके बाद उसके जितने भी MCQ हैं आप उनको सभी को लगाइए। और MCQ को लगाने के बाद आप देखिए आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने क्वेश्चन गलत किए हैं। जो क्वेश्चन आपने गलत किए हैं वो गलत क्यों हुए हैं, उनका रिवीजन एक बार फिर से करें और दोबारा से MCQ लगाएं। आप तब तक उस MCQ को लगाते रहें जब तक आपके सारे क्वेश्चन सही नहीं हो जाते। और उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स होने के बाद आप 5 या 10 मिनट का गैप ले सकते हैं। उसके बाद जो है अगली बार फिर से लगाइए। आप देखो कि आप जो है क्वेश्चन भूल पा रहे हो, याद कर पा रहे हो। और ऐसा यदि आप कर लेते हैं तो क्वेश्चन बार बार आपका रिपीट होता रहता है और आपके माइंड में बहुत अच्छी तरीके से क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। और जब आप एग्जाम हॉल के अंदर आप बैठते हैं तो आपको वो पूरा का पूरा जो है आपने जो पढ़ा था, जितना भी टॉपिक पढ़ा था, वो सारा आपके माइंड में क्या होता है, रिवाइज होता है। सारे जो है सबका पूरा का पूरा टॉपिक वो माइंड में घूम कर आता है। और इससे हमारा क्वेश्चन क्या बन जाता है, हमारा जो है याद करने का तरीका क्या हो जाता है, आसान हो जाता है और हम पेपर में भी अच्छे नंबर लेकर आ पाते हैं। तो फूलों की घाटी जो अवस्थित है, ये कहाँ पर स्थित है? ये उत्तरांचल में स्थित है। देखो, ये उत्तरांचल, यानी इसे हम आज किसके नाम से जानते हैं? उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। इसके नाम से जानते हैं उत्तराखंड। और जो ये उत्तराखंड है, ये कौन सी राज्य से अलग होकर बना है? यह उत्तर प्रदेश राज्य से अलग होकर बना था। ध्यान रखेंगे, 9 नवंबर सन 2000 में उत्तर प्रदेश राज्य से एक नया जिला बनाया गया था और इससे 13 जिले काटकर एक नया जिला बनाया गया था जिसे हम उत्तरांचल के नाम से जानते थे। और उत्तरांचल से इसका नाम जो उत्तराखंड पड़ा, वो कब से पड़ा है? 2007 से इसका नाम उत्तरांचल से क्या पड़ा है? उत्तराखंड पड़ा है। तो देखो, ये हमारे 15 क्वेश्चन के आज हमारी सीरीज से, और ये सभी के सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। इनका एक बार बहुत अच्छी तरीके से आप रिवीजन करें और इनको रिवीजन करने के बाद इनमें जो मैंने आपको जो एक्स्ट्रा नॉलेज दी है, ये सभी नॉलेज आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम के अंदर जाइए, आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन उठाकर देखिए, वहां पर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। एक बार जब आप इनका अच्छे से रिवीजन करेंगे तब आपको ये महसूस भी होगा, आपको जब आप पेपर सेट लगाएंगे, कोई प्रीवियस ईयर्स टेस्ट लगाएंगे, तो आप जो है वहां पर टेस्ट सीरीज को, वहां पर क्वेश्चन को आसानी से कर पा रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारी जो है आज की वीडियो थी। इसके लिए मैं आज यहीं से जो है इसको विराम देता हूँ अपनी वीडियो को। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अपने दोस्तों तक जो है, हमारे दोस्तों तक उनको पहुँचाइए जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके पास तक ये वीडियो को पहुँचाइए ताकि वो पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें। थैंक यू, धन्यवाद।